नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ वाक्य भेद के बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य रचना व्याकरणिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पाठ है। यदि शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है तो वाक्य उसका विकास है। वाक्य शब्दों से बना होता है। वाक्य में एक शब्द भी होता है और अनेक शब्द भी होते हैं। प्रत्येक वाक्य की एक निश्चित अर्थ होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। तो मानव के भावों विचारों को पूर्णतः से प्रकट करने वाले व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम पद और शब्द के बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे। पद, जब शब्द पद में प्रयुक्त हो जाता है तो वह जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है और पदों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह मात्र वाक्य नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए राम, मोहन, श्याम, सोहन, गीता, यहाँ शब्द तो है परंतु यहाँ एक शब्द समूह होकर भी वाक्य नहीं, क्योंकि यह न किसी भाव को प्रकट करता है न किसी अर्थ की प्रतीति करता है, अर्थात ये वाक्य नहीं है। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसके लिए 5 बातें आवश्यक होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है सार्थकता। तो वाक्य के शब्दों की सार्थक होना चाहिए, यानी अर्थयुक्त उसमें शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तभी वह वाक्य होगा। वाक्य में सार्थकता का होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे इसके लिए बातें हैं आकांक्षा। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि इसे सुनकर भाव समझने की आकांक्षा न रहे, अर्थात पूरा भाव प्रकट हो जाए। यानी वाक्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जिसमें पूरा का पूरा अर्थ समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट है योग्यता। शब्दों में प्रसंगानुकूल भावबोध की योग्यता होनी चाहिए, यानी शब्द का चयन इस प्रकार होना चाहिए कि वह वाक्य में अर्थ स्पष्ट कर सके। चौथा पॉइंट है समीपता। वाक्य के शब्द समीप होना चाहिए, अर्थात उनमें निकटता होनी चाहिए। जिस प्रकार से शब्दों में समीपता होगी तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। 5वां पॉइंट है पनिवंती। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों में एकरूपता होनी चाहिए। इस प्रकार से शब्दों के समूह को वाक्य कहलाने के लिए जो बातें आवश्यक है उसमें सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता, योग्यता, समीपता, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर एक वाक्य का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम वाक्य के अंग या वाक्य के घटक की बातें करेंगे। तो वाक्य के प्रमुख 2 अंग होते हैं, पहला कर्ता और दूसरा क्रिया। कर्ता के अनुसार कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। कर्ता किसी वाक्य का कर्ता होता है, उस काम को करने वाला कर्ता कहलाता है और जो काम किया जाता है उसी क्रिया कहते हैं। तो कर्ता के विस्तार को उद्देश्य और क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के 2 अंग यहाँ पे हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, यानी जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए या जो काम को करने वाला कर्ता होता है वही
उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। विधेय जो है जिसके उसके बारे में कहा जाए, जो काम किया गया है उसके बारे में कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे वाक्य उदाहरण के लिए सूरज चमकता है, इसमें चमकने का काम जो सूरज करता है तो सूरज वाक्य का कर्ता भी है और इस प्रकार सूरज वाक्य का उद्देश्य होगा। और चमकता है यह वाक्य का विधेय है, यानी कर्ता के अलावा जितनी भी बातें है वह सब विधेय में आती है। अब उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के विस्तार में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द या शब्दांश कर्ता के साथ जुड़े होते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तारक कहा जाता है। उद्देश्य का विस्तार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा वाक्यांश से होता है। जैसे मेहनती व्यक्ति सदैव सफल होते हैं, यहाँ जो मेहनती शब्द है वह विशेषण है। उद्देश्य व्यक्ति है यहाँ पर, जिसका विस्तारक विशेषण के माध्यम से हो रहा है। अब विधेय का विस्तार। जो शब्द विधेय के अर्थ में विशेषता बताने का काम करते हैं, अर्थात विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द विधेय के विस्तारक कहलाते हैं। विधेय का विस्तारक कारक, क्रिया विशेषण तथा पूर्वकालिक क्रिया द्वारा होता है। जैसे वह लड़का ध्यानपूर्वक सुनता है, इसमें जहाँ सुनता है विधेय का जो ध्यानपूर्वक सुनता है उसकी विशेषता बताई गई है। लड़का ध्यानपूर्वक सुनता है, सुनता किस प्रकार है, सुनना क्रिया है इसमें, और सुनता किस प्रकार से है, ध्यानपूर्वक, उसकी विशेषता बताई जा रही है। इस प्रकार से यहाँ विशेषण के माध्यम से विधेय का विस्तार हो रहा है। अब वाक्य के जो प्रकार है, वाक्य के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो इस प्रकार से वाक्य के दो भेद हुए, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, जो इस प्रकार है। विधिवाचक वाक्य, या इसे विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है। विधिवाचक वाक्य को विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा वाक्य है निषेधवाचक, नकारात्मक, या इसको निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य भी इसे कहा जाता है। व्याकरण में अलग अलग नाम से इनको बोलते हैं, परंतु सब एक ही है। आदेशात्मक वाक्य तीसरा, या आज्ञार्थक वाक्य चौथा जो वाक्य है वह प्रश्नवाचक वाक्य है। तीसरा संदेहार्थक या संदेहवाचक या संदेहसूचक वाक्य। छठवा जो है इच्छार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य 7वां नंबर, और 8वां विस्मयादि बोधक वाक्य। बच्चों, हम इन वाक्यों को परिभाषा के माध्यम से आगे विस्तृत में उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इनमें जो है हम देखते हैं सबसे पहले विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का पता चलता है, यानी जो काम पूर्ण होने की बात की जाती है अर्थ की दृष्टि से, वह विधिवाचक वाक्य होता है। जैसे लड़की खाना खाती है, तो इसमें लड़की खाना खाती है, इसमें काम करने की बातें कही गई है, इसलिए यह विधिवाचक वाक्य होगा। परिश्रम में लोग सफल होते हैं, तो यहाँ पर लोगों के कार्य करने या परिश्रम में सफल होने की बात कही गई है, अतः यह एक विधिवाचक वाक्य होगा। दूसरा वाक्य है निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, जहाँ कार्य का निषेध हो या
जिसमें किसी कार्य के न होने का बोध होता है वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, लड़की ने खाना नहीं खाया, यानी काम यहाँ नेगेटिव है, यानी काम नहीं हुआ। मैं राजस्थान घूमने नहीं गया, अर्थात जहाँ भी मत या नहीं का बोध होता है वहाँ पे निषेधात्मक वाक्य होगा। इसमें अधिकतर वाक्यों में मत शब्द, जैसे इस काम को मत करो, ऐसे वाक्य आते हैं, और नहीं का बोध होता है तो वहाँ पे निषेधात्मक वाक्य होगा। तीसरा, आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा व आदेश दिया जाता है वह आदेशात्मक वाक्य होता है। यानी जिससे हम किसी को उपदेश दे, किसी को आदेश दे या किसी को आज्ञा दे तो वहाँ पे आदेशात्मक वाक्य होगा। इसको आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। जैसे तुम मेरे लिए पानी लाओ, इस वाक्य में तुम मेरे लिए पानी लाओ एक आदेश दिया जा रहा है तो इसमें आज्ञार्थक वाक्य है। दरवाजा बंद करो, इसमें एक आदेश है, अतः यह आदेशात्मक वाक्य होगा। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं या किसी तरह से वाक्यों में प्रश्न करने का बोध होता है वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे इनमें अधिकतम कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मेरी पुस्तक कहाँ है, तुम, इसमें मेरी पुस्तक कहाँ है तो इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ पे है, तो कहाँ शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम दिल्ली से कब लौटोगे, यहाँ पे कब शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने और इसमें प्रश्न के शब्द, जो वाक्य के अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, इस प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से इसको पहचान सकता है। पांचवा है संदेह सूचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो, जिन वाक्यों में संदेह बना हो या किसी काम को करने की संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे शायद, इसमें अधिकतम शायद शब्द का प्रयोग, शायद कोई आ रहा है तो इसमें हमें किसी का आने की सूचना नहीं होगी, संभावना होगी, शंका होगी, कोई आ रहा है, तो यहाँ पे संदेह सूचक वाक्य होगा। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, तो इसमें हो सकता है बात कोई संदेह है, इसमें पूर्णतः इसमें संभावना व्यक्त नहीं की गई है, तो यहाँ एक संदेह सूचक वाक्य होगा। संभवतः वह आज अवश्य आएगा, संभवतः वह आज अवश्य आएगा, तो इसमें आने का जो है निश्चित नहीं है, इस कारण से यहाँ पर संदेह सूचक वाक्य है। इस प्रकार से शायद कल वर्षा होगी, संभवतः वह आज आ सकता है, संभव है परीक्षा टल सकती है, इस प्रकार के वाक्य भी संदेह वाक्य में आएंगे, संदेह सूचक वाक्य में आएंगे। इसके बाद में अगला है अगला वाक्य जो है इच्छात्मक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा या शुभकामनाएं या जो आशीर्वाद व्यक्त हो, किसी व्यक्ति को हम अपनी इच्छा, शुभकामनाएं या आशीर्वाद व्यक्त कर देते हैं, उन वाक्यों में इच्छात्मक वाक्य होता है। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे,
आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपका भला करे, ईश्वर तुम्हें चिरायु बनाए, तुम्हारी यात्रा सफल हो, वहाँ आपको जाना है चाहिए। इस प्रकार के वाक्यों में इच्छात्मक वाक्य होते हैं। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य करने के बाद में दूसरे कार्य के वो संकेत प्राप्त होता है, जिस वाक्य में किसी प्रकार का शर्त या संकेत व्यक्त हो, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। तो यहाँ पे पहला वाक्य जो है, यदि तुम मेहनत करते, तो इसका इफेक्ट जो दूसरे वाक्य में पड़ रहा है, तुम सफल हो जाते। तो इस प्रकार का यहाँ संकेत मिल जाता है। यदि वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, यानी यहाँ यदि वर्षा होगी तो वर्षा का संबंध फसल से है, तो यहाँ पहले ही संकेत हो जाता है और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे वाक्यों में को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर तुमने पढ़ा होता तो पास हो जाते। दूसरा, सारी फसल नष्ट हो जाएगी यदि इस बारे में इस साल ओले पड़ेंगे तो। विस्मयादिबोधक वाक्य। इस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा के भाव का बोध होता है, यानी जिसमें मनुष्य विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा का भाव बोध हो, वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। वाह कितना सुंदर फूल है। तो इसमें हमें विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक होगा। आहा आज खाने में कितना मजा आ गया। तो इस वाक्य में हर्ष का भाव का बोध हो रहा है, तो इसमें अन्य उदाहरण जो है, काश मैं वहां होता, वाह कितना रमणीय दृश्य है, अरे तुम आ गए, कैसा सुंदर दृश्य है, हाय मैं मर गया। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो विस्मयादिबोधक होते हैं, और इसमें जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है या विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है इसमें, और जो विस्मय शब्द होते हैं उनके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसमें पहला सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। व्याकरण की दृष्टि से अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा मिश्रित वाक्य है, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यहाँ साधारण वाक्य की बात करेंगे हम। साधारण वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है जिन वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसे साधारण वाक्य कहा जाता है। यानी जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम दुकान से पुस्तक लाया, इसमें श्याम एक ही वाक्य का कर्ता है और काम इसमें दुकान से पुस्तक लाया यह एक क्रिया है। जैसे दूसरा उदाहरण, नौकर ने समय पे काम पूरा कर लिया, तो इसमें एक ही क्रिया है, काम पूरा कर लिया, और इसमें कर्ता भी एक है, नौकर। इस प्रकार यह एक साधारण वाक्य है। दूसरे उदाहरण देखते हैं हम लोग साधारण वाक्य में। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट गया, बच्चे दूध नहीं पी पाते, उसने अपने को निर्दोष बताया, रीता कल गाँव गई थी। इस प्रकार के सभी वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता का बोध होता है, वह साधारण वाक्य कहलाते हैं।
अगला है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, या जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, जैसे ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषता यह है कि दोनों वाक्य अपने आप में, दोनों उपवाक्य जो होंगे अपने आप में पूर्ण होंगे, पूर्ण अर्थ प्रदान करेंगे। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो इसमें योजक शब्द जो है और से जुड़ा हुआ है। वह सुबह आया एक पूर्ण, सुबह गया एक पूर्ण वाक्य है और शाम को लौट आया दूसरा पूर्ण उपवाक्य है, और दोनों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग हुआ है। संयुक्त वाक्य में और